माफिया हस्बैंड चैप्टर 16 to 20। आगे की कहानी। क्रिस्टोफर की बात सुनकर जस्टिन अपना माथा पीट लेता है और अपने मन ही मन सोचता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसे इतना अच्छा मौका मिला था अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, पर ये तो उसे भी अपने गुस्से के चलते तबाह करने पर तुला हुआ है। जस्टिन उसके जवाब में कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप उसे अपनी उदास आंखों से देखता रहता है। क्रिस्टोफर के विला के कमरे में शेल्वी उस कमरे के चारों तरफ घूम रही थी और यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी। उसे उस कमरे में सिवाय एक खिड़की के कुछ नहीं दिखता है। वो उस खिड़की को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शायद लॉक थी, इसलिए उससे खुल नहीं रही थी। शेल्वी ने देखा कि वो खिड़की कांच की बनी हुई थी। वह अब आसपास देखने लगी ताकि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे वह खिड़की को तोड़ सके, पर उसे वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे वह खिड़की को तोड़ सके। शेल्वी को वहां पर एक लकड़ी की चेयर दिखाई दी। उसने उस चेयर को उठाया और उस खिड़की को में जोर से मारा। पहले तो वो खिड़की नहीं टूटी, पर दूसरे बार में वह खिड़की टूट गई। शेल्वी जल्दी से खिड़की से देखा तो वह दूसरे मंजिल पर थी। उसने खिड़की से ही आसपास नजर दौड़ाई तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। शायद यह विला के पीछे का एरिया था। वह फिर से कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वह पकड़कर नीचे जा सके। शेल्वी की नजर अचानक से बेड पर बिछे चादर पर गई। उसने जल्दी से उन चादरों को एक दूसरे में बांधा और फिर उसके एक सिरे को खिड़की में बांधकर दूसरे को नीचे लटका दिया और फिर खुद भी धीरे धीरे चादर के सहारे नीचे जाने लगी। शेल्वी कड़ी जद्दोजहद के बाद धीरे धीरे नीचे पहुंची। नीचे पहुंचते ही उसने चारों तरफ अपने नजर दौड़ाए। अपने आप को छुपते छुपाते वह गेट की तरफ जाने लगी। गेट पर पहुंची तो देखा कि वहां बहुत ही कड़ा पहरा है। अब शेल्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर कैसे जाए। इतने कड़े पहरे में तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। शेल्वी ने देखा कि कुछ गाड़ियां बाहर जाने वाली हैं। वो फौरन एक गाड़ी की डिग्गी में बैठ गई और विला से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। क्रिस्टोफर अपनी प्रैक्टिस खत्म करके वापस विला आया। वह सीधे अपने कमरे में चला गया शावर लेने के लिए। शावर लेकर वह अपने कैजुअल कपड़े, लोवर और टी शर्ट को पहन लेता है, जिससे उसकी खूबसूरती कहीं से भी कम नहीं होती है बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। वह उन कैजुअल कपड़ों में भी कमाल का लग रहा था। क्रिस्टोफर बहुत ही एलिगेंट तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतरता है और सोफे में आकर बैठ जाता है। उसने एक नौकर को पास बुलाया और उससे उस लड़की के बारे में पूछा। उस नौकर ने उससे कहा कि सर, मैडम अभी भी उसी कमरे में है। जब से उन्हें वहां ले जाया गया है तब से वह अभी तक बाहर नहीं आई है। जिसके जवाब में क्रिस्टोफर उन्हें ऑर्डर देता है शेल्वी को बाहर लाने के लिए और एक मेड को खाना बनाने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि शेल्वी को यहाँ आए हुए लगभग 8 घंटे हो चुके थे और वह जब से यहाँ आई थी उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसके लिए इतनी देर तक भूखा रहना सही नहीं था। इसलिए क्रिस्टोफर ने अपने सबसे बेस्ट शेफ को खाना बनाने का ऑर्डर दिया था। जब मेड उस कमरे में पहुंची तो उसे शेल्वी का ही नहीं दिखाई दी। उसने चारों तरफ ढूंढा, फिर से लगा कि शायद वह बाथरूम में हो। उसने बाथरूम में भी ढूंढा, पर उसे शेल्वी कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नज़र टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। वह समझ गई कि शायद शेल्वी यहीं से भाग चुकी है। वह मेड बहुत घबरा गई। अब उसे बहुत डर लग रहा था कि वह क्रिस्टोफर के सामने अब कैसे जाए। उसे पता था कि यह बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका सारा गुस्सा उसी पर ना उतर जाए, पर उसे शेल्वी के ना होने की जानकारी तो क्रिस्टोफर को देनी ही थी। वह मेड काफी डरते डरते क्रिस्टोफर के पास गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे इस तरह अकेले आते हुए देखकर क्रिस्टोफर ने उसकी तरफ थोड़ा गुस्से और कंफ्यूजन भरे चेहरे के साथ देखा। मेड तो पहले ही डर रही थी, पर क्रिस्टोफर के गुस्से भरे चेहरे को देखकर वह और डर गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उस मेड को कुछ ना बोलता देखकर क्रिस्टोफर चीर गया और गुस्से से बोला, वह लड़की कहाँ है? मेड ने हकलाते हुए बोला, वो मैम कमरे के अंदर नहीं है, मतलब मिल नहीं रही है। इतना सुनते ही क्रिस्टोफर गुस्से से खड़ा हो जाता है और लगभग चीखते हुए बोलता है, क्या मतलब है कि वह मिल नहीं रही है? आखिर वह बंद कमरे से कहाँ जा सकती है? तभी वह मेड डरते हुए बोलती है, सर कमरे की खिड़की टूटी हुई है और वहां से एक पर्दा भी लटका हुआ है। ये सुनते ही क्रिस्टोफर की हाथ की मुट्ठी बंद गई। उसके चेहरे पर अब डाक के एक्सप्रेशन आ गए थे। उसने चिल्लाते हुए पुकारा, डैनियल। डैनियल क्रिस्टोफर के विला का सिक्योरिटी इंचार्ज
डैनियल तुरंत दौड़ते हुए क्रिस्टोफर के पास पहुंचा और अपना सिर झुकाकर उसे ग्रिट किया। क्रिस्टोफर ने गुस्से से भरे आवाज में कहा, मुझे अगले 5 मिनट में पूरे विला की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। डैनियल यस सर कहते हुए तुरंत वहां से चला गया। 5 मिनट बाद क्रिस्टोफर लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था और उसके सामने सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जिसमें शेल्वी की नीचे उतरने से लेकर उसके डिगी में बैठकर बाहर निकलने तक की पूरी रिकॉर्डिंग थी। क्रिस्टोफर उस क्लिप को देखकर कुछ देर तो शांत रहता है और फिर एक खतरनाक स्माइल के साथ कहता है, कोशिश तो बहुत अच्छी थी तुम्हारी, पर तुम मुझसे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तुम भागकर कहीं भी चली जाओ, वापस तुम्हें यही आना है मेरी कैद में। इतना कहकर क्रिस्टोफर शैतानों की तरह हंसने लगा। अपना फोन लेकर एडम को फोन करता है और उसे शेल्वी को फिर से जल्दी ढूंढ कर यहाँ लाने के लिए कहता है और फिर डैनियल की तरफ देखकर कहता है, शायद तुम अपनी जॉब को भूल चुके हो, तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत है। वापस कैंप में जा रहे हो और वहां अपनी 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी करोगे। इतना कहकर क्रिस्टोफर वहां से चला गया। डैनियल को पता था 1 महीने की ट्रेनिंग मतलब उसे बहुत ही खतरनाक प्रोसीजर से गुजरना होगा। हालांकि वह पहले भी उसी खतरनाक प्रोसीजर से गुजर कर यहाँ आया था, इसलिए यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। क्रिस्टोफर का बेस कैंप कोई आम बेस कैंप नहीं था, वह उसके सभी डार्क वर्ल्ड के आदमियों की ट्रेनिंग होती थी जिसे कुछ चुनिंदा लोग ही पार कर पाते थे और कुछ तो ट्रेनिंग करते करते ही मर जाते थे या गिव अप कर देते थे। जो लोग गिव अप कर देते थे उन्हें उसी वक्त वहीं पर मार दिया जाता था, जिससे वहां से केवल कुछ चुनिंदा लोग ही आते थे। एडम, डैनियल और केविन उनमें से एक थे। क्रिस्टोफर का बेस कैंप कोई आम बेस कैंप नहीं था, वह उसके सभी डार्क वर्ल्ड के आदमियों की ट्रेनिंग होती थी जिसे कुछ चुनिंदा लोग ही पार कर पाते थे और कुछ तो ट्रेनिंग करते करते ही मर जाते थे या गिव अप कर देते थे। जो लोग गिव अप कर देते थे उन्हें उसी वक्त वहीं पर मार दिया जाता था, जिससे वहां से केवल कुछ चुनिंदा लोग ही आते थे। एडम, डैनियल और केविन उनमें से एक थे। फ्लैशबैक एंड बैक इन प्रेजेंट। शाम का वक्त, क्रिस्टोफर का विला। शेल्वी कमरे में बैठे इन 2 महीने में जो भी हुआ उसके बारे में सोच ही रही थी कि एक मेड आकर उसे कुछ कपड़े देती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है। शेल्वी एक नज़र उन कपड़ों को देखती है, फिर तैयार होने से मना कर देती है। वह मेड बहुत इंसिस्ट करती है कि वह इन कपड़ों को पहन ले, लेकिन शेल्वी उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। मेड दरवाजे को बाहर से बंद करके वापस आ जाती है। करीब 4 बजे क्रिस्टोफर वापस विला आता है और मेड से शेल्वी के तैयार होने के बारे में पूछता है तो मेड उसे सब कुछ बता देती है जो भी शेल्वी कहा था। क्रिस्टोफर को मेड की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से सीढ़ियों को चढ़ते हुए तुरंत शेल्वी के रूम में पहुंच जाता है और उसे अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? शेल्वी भी उसे गुस्से से कहती है, मैं क्यों तैयार हूँ, मैं कोई तैयार नहीं होने वाली हूँ और तुम तैयार करके कहाँ ले जाने वाले हो मुझे? उसकी बात सुनकर क्रिस्टोफर बड़े ही इत्मीनान के साथ वहीं बेड पर बैठ जाता है और फिर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है, आज तो तुम्हारा तैयार होना बनता है, आखिरकार आज तुम्हारी शादी है, वह भी मुझसे। शेल्वी क्रिस्टोफर की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपनी हैरानी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, शादी? वह भी तुमसे? हरगिज नहीं। शेल्वी उसकी बात को लगभग मजाक में उड़ाते हुए कहती है, तुम जैसे इंसान के पास मैं तो 1 मिनट भी ना रुकूं और तुमसे शादी करने के लिए कह रहे हो? ये कहते कहते शेल्वी के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। क्रिस्टोफर उसकी बात पर एक ईविल स्माइल करते हुए कहता है, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, फिर तुम चाहो या ना चाहो। और रही 1 दिन की बात, तो अब तुम्हें एक नहीं पूरे 1 साल इसी इंसान के साथ रहना है, तो आदत डाल लो उसकी। बात शेल्वी उसकी तरफ कंफ्यूजन भारी आंखों से देखती है और फिर कहती है, 1 साल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्रिस्टोफर उसको कुछ एक्सप्लेन ना करके उसकी तरह अपने हाथों में लिए हुए पेपर को आगे बढ़ा देता है और उसे पढ़ने का इशारा करता है। शेल्वी पहले तो कंफ्यूजन भरी आंखों से उन पेपर को देखती है, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती है और वह जैसे जैसे उस पेपर को आगे बढ़ती जा रही थी उसका ज्यादा गुस्से से लाल होता जा रहा था। गुस्से से लगभग चीखते हुए कहती है, ये क्या बकवास है? मुझे तुमसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी और फिर मैं अपने बच्चे को 1 साल बाद तुम्हें देखकर यहाँ से चली जाऊंगी।
मैं अपने बच्चे को 1 साल तक अपने कोख में पालूंगी और फिर तुम्हें दे दूंगी और तू और 1 साल बाद उस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है ऐसा सोचने की भी कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी? कभी भी नहीं, मैं तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं दूंगी। यू नो वॉट, मुझे लगता है कि तुम पागल हो, वरना कोई नॉर्मल इंसान ऐसी घटिया मैरिज के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। तभी क्रिस्टोफर गुर्राते हुए उठता है और उसके बालों को पकड़कर अपनी सनक भरी आवाज में कहता है, शादी तो तुम्हें इसी पागल इंसान के साथ करनी होगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे को 1 साल तक अपने कोख में पालूंगी और फिर तुम्हें दे दूंगी और तू और 1 साल बाद उस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है ऐसा सोचने की भी कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी? कभी भी नहीं, मैं तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चे को 1 साल तक अपने कोख में पालूंगी और फिर तुम्हें दे दूंगी और तू और 1 साल बाद उस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है ऐसा सोचने की भी कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी? कभी भी नहीं, मैं तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं दूंगी। इतना कहते हुए क्रिस्टोफर ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और उसे शेल्वी के सामने कर दिया। सामने चल रही वीडियो को देखकर शेल्वी ने क्रिस्टोफर के हाथों से मोबाइल को लगभग छीनते हुए कहा, ये तो मेरी बहन है। मेरी बहन कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? शेल्वी में गुस्से से तमतमाते हुए कहा। क्रिस्टोफर ने उसके बात पर एक ईविल स्माइल करते हुए कहा, अभी तक तो वह ठीक है, लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं है, और इतना तो तुम जानी चुकी होगी कि मैं कहने पर नहीं करने पर विश्वास रखता हूँ। क्रिस्टोफर की बात पर शेल्वी उसकी तरफ गुस्से से आती है और उसका कॉलर पकड़ लेती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को पकड़ने की? उससे दूर रहो। क्रिस्टोफर गुस्से से उसके हाथों को पकड़कर मोड़ देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि दोबारा मेरी कॉलर मत पकड़ना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्रिस्टोफर अपने हाथ में पकड़े मोबाइल में कुछ करने लगता है और अगले ही पल कनक की चेयर जो रस्सियों से बंधी हुई थी धीरे धीरे नीचे आने लगती है। कनक इस वक्त बेहोश थी। शेल्वी जैसे ये देखती है क्रिस्टोफर के आगे गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, वह बहुत मासूम है, वह बहुत छोटी है, प्लीज उसको कुछ मत करो। ये कहते कहते शेल्वी जोर जोर से रोने लगती है। क्रिस्टोफर अपनी एविल स्माइल के साथ कहता है, अगले 20 मिनट में तुम मुझे तैयार मिलनी चाहिए, नहीं तो इसके आगे जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी। इतना कहकर क्रिस्टोफर तेज कदमों से रूम के बाहर निकल जाता है और शेल्वी वही बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। कुछ देर में वह उठती है और रोते रोते ही वह तैयार होने लगती है। 20 मिनट बाद वह तैयार हो जाती है। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने जुड़े का बन बनाया था। वह बिल्कुल सिंपल तैयार हुई थी, पर फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतना कहकर क्रिस्टोफर तेज कदमों से रूम के बाहर निकल जाता है और शेल्वी वही बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। कुछ देर में वह उठती है और रोते रोते ही वह तैयार होने लगती है। 20 मिनट बाद वह तैयार हो जाती है। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने जुड़े का बन बनाया था। वह बिल्कुल सिंपल तैयार हुई थी, पर फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शेल्वी तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। वह दिखती है कि क्रिस्टोफर सोफे पर बैठा हुआ है और उसके बगल में ही एक और लगभग उसी की उम्र का लड़का बैठा हुआ है। वह क्रिस्टोफर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शेल्वी क्रिस्टोफर से कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, वह तुम्हें माननी पड़ेगी। शेल्वी की बात सुनकर क्रिस्टोफर अपनी एक आई ब्राउजर उठाता है और कहता है, सच में क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस स्थिति में हो कि तुम मुझसे शर्त की बात कर सको? क्रिस्टोफर अपनी सरकास्टिक स्माइल में कहता है, तुम अपनी बात कह सकती हो, पर मानना ना मानना यह मेरे ऊपर है। शेल्वी उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, पहली तुम मेरी बहन को इस मामले से दूर रखोगे, उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरी पढ़ाई को नहीं रोकोगे और उसे हमेशा कंटिन्यू रखोगे। और तीसरी, तुम मेरे करीब कभी नहीं आओगे। क्रिस्टोफर उसे काफी देर तक घूर कर देखता है और फिर कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ मौका दिया था अपनी बात रखने का, आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं। इतना कहकर क्रिस्टोफर अपनी जगह से उठ जाता है और एक नज़र जस्टिन की ओर देखकर कहता है, अगर तेरा घूरना बंद हो गया हो उसे, तो वह पेपर मुझे पास कर दे।
क्रिस्टोफर की बात सुनकर जस्टिन हड़बड़ा जाता है और तुरंत कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा था, और जल्दी से पेपर को क्रिस्टोफर की ओर बढ़ा देता है। क्रिस्टोफर वह पेपर शेल्वी की हाथों में देता है और उसे साइन करने का इशारा करता है। शेल्वी मजबूर होकर अपनी बहन के लिए उन पेपर्स पर साइन कर देती है। इसके बाद क्रिस्टोफर भी साइन कर देता है। वही केविन उन दोनों की एक फोटो ले लेता है और क्रिस्टोफर के दिए हुए पेपर को लेकर चला जाता है। क्रिस्टोफर शेल्वी की ओर एक तंज भरी स्माइल के साथ देखता है और कहता है, कांग्रेचुलेशन, अब तुम मिसेस शेल्वी क्रिस्टोफर मार्टिन बन चुकी हो। शेल्वी उसकी बात सुनकर अभी तक अपनी आंखों में आंसू रोके खड़ी हुई थी। उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं और वह क्रिस्टोफर से अपनी बहन को छोड़ने के लिए कहती है। क्रिस्टोफर कहता है, तुम्हारी बहन सही सलामत जहां तुम चाहोगी वहां पहुंच जाएगी। यह कहकर क्रिस्टोफर एक मेड को इशारा करता है। वह मेड शेल्वी को एक शानदार कमरे में ले जाकर बैठा देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। शेल्वी देखती है, वह कमरा पूरा ब्लैक कलर का था, यहाँ तक कि पर्दे भी पूरे ब्लैक कलर के थे। सामने किंग साइज का बेड था और पीछे एक बड़ी सी क्रिस्टोफर की फुटबॉल खेलते हुए तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर शेल्वी समझ जाती है कि यह कमरा क्रिस्टोफर का है। शेल्वी थकी हुई सी वहीं पर लगे सोफे पर बैठ जाती है और वही फफक कर रोने लगती है। शेल्वी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी लाइफ इतनी कैसे बदल गई। दूसरी ओर हॉल में क्रिस्टोफर और जस्टिन एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी जस्टिन, अब तुम आगे क्या करने वाले हो, जिसके जवाब में क्रिस्टोफर कहता है, इसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। जस्टिन उसकी बात सुनकर अपना सिर ना में हिला देता है और धीरे से वहां से जाने लगता है। जस्टिन के लिए तो ये सब आम बात थी। क्रिस्टोफर अक्सर ऐसे ही बात करता था, इसलिए उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और वो वहां से चला गया। क्रिस्टोफर अपने कमरे में आता है और देखता है कि शेल्वी सोफे पर बैठी रो रही है। क्रिस्टोफर उसे देखकर कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो आज बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। तुम आज द ग्रेट क्रिस्टोफर मार्टिन की पत्नी बन चुकी हो, जिसका सपना ना जाने कितनी लड़कियां देख रही हैं। शेल्वी उसकी बात सुनकर नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, अगर मैं मजबूर नहीं होती तो मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करती। क्रिस्टोफर धीरे कदमों से उसकी तरफ जाता है और कहता है, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है और तुम्हें रहना भी मेरे साथ ही है पूरे 1 साल तक। क्रिस्टोफर एक एविल स्माइल करता है और कहता है, आज तो हमारी सुहागरात भी है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए और मुझे खुश रखना चाहिए, ताकि मैं तुम्हारी उन शर्तों के बारे में सोच सकूं जो तुमने नीचे कहा था। क्रिस्टोफर की बात को शेल्वी ना समझते हुए उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। उसकी सवालिया नजरों को देखकर क्रिस्टोफर उससे कहता है, डियर वाइफ, तुम्हें पता होना चाहिए, आज हमारी शादी हुई तो रूल्स के हिसाब से आज हमारी सुहाग रात होनी चाहिए। यू नो। शेल्वी को उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वह क्रिस्टोफर को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि क्रिस्टोफर का चेहरा एक तरफ झुक गया। वही अब क्रिस्टोफर अपनी जलती हुई निगाहों से शेल्वी को घूरता है, जिससे वह 2 कदम पीछे हट जाती है, पर उसने क्रिस्टोफर को उकसाया था, जिसका नतीजा बेशक ठीक नहीं होने वाला था। क्रिस्टोफर शेल्वी को हाथों से पकड़कर खींचते हुए ले जाकर बेड पर पटक देता है और कहता है, तुमने एक सोए हुए शेर को जगाया है, अब इसका अंजाम तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होने वाला है। इतना कहकर वो शेल्वी को एक झटके से अपने तरफ खींचता है और अपने नीच दबा लेता है। शेल्वी को तो समझने तक का भी मौका नहीं मिला। क्रिस्टोफर के मूव्स इतने फास्ट थे कि शेल्वी को तो कुछ रिएक्ट करने तक का समय नहीं मिला। शेल्वी की आंखों से आंसू झरने की तरह बने लगे थे। क्रिस्टोफर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने झटके से शेल्वी के होठों को अपने होठों में दबाकर पैशनेटली किस करने लगता है। क्रिस्टोफर उसे किस करने के साथ उसके होठों को बाइट भी कर रहा था, जिससे उसके होठों से खून की बूंदें दिखाई देने लगी थी। उसके साथ ही वह उसके कपड़े भी रिमूव कर रहा था। थोड़ी देर में उसने शेल्वी के सारे कपड़े रिमूव कर दिए और उसको किस और बाइट करने लगता है। क्रिस्टोफर बाइट तो शेल्वी के शरीर पर कर रहा था, पर उसकी चोट शेल्वी के दिल में लग रही थी। वह अपनी आंखें बंद किए हुए बेड की चादर को कसकर पकड़े हुए थे। वह क्रिस्टोफर को अब रोकने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। शेल्वी की आंखों से आंसू झरने की तरह बने लगे थे। क्रिस्टोफर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने
झटके से शेल्वी के होठों को अपने होठों में दबाकर पैशनेटली किस करने लगता है। क्रिस्टोफर उसे किस करने के साथ उसके होठों को बाइट भी कर रहा था, जिससे उसके होठों से खून की बूंदें दिखाई देने लगी थी। उसके साथ ही वह उसके कपड़े भी रिमूव कर रहा था। थोड़ी देर में उसने शेल्वी के सारे कपड़े रिमूव कर दिए और उसको किस और बाइट करने लगता है। क्रिस्टोफर बाइट तो शेल्वी के शरीर पर कर रहा था, पर उसकी चोट शेल्वी के दिल में लग रही थी। वह अपनी आंखें बंद किए हुए बेड की चादर को कसकर पकड़े हुए थे। वह क्रिस्टोफर को अब रोकने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। क्रिस्टोफर भी थोड़ी देर में अपने कपड़े उतार देता है और शेल्वी के साथ इंटीमेट होने लगता है। ना जाने कितनी ही देर तक ये सब चलता रहा और शेल्वी बस अपनी आंखें बंद करके ये सब सहती रही। आखिरकार जब क्रिस्टोफर का गुस्सा शांत हुआ है तो वह रुक गया और शेल्वी के बगल में धीरे से लेट गया। उसने एक नज़र शेल्वी की तरफ देखा जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी, और फिर उठकर बाथरूम की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर एक बाथरोब पहनकर बाहर आया। उसने देखा कि शेल्वी अभी भी बिना कपड़ों के अपने चेहरे को घुटनों में दबाए बैठी हुई थी। क्रिस्टोफर ड्रॉवर से जाकर एंटीसेप्टिक क्रीम ले आया और उसके बगल में बैठ गया। क्रिस्टोफर उसके जख्मों को देख रहा था जो अब उसके गोरे बदन पर किसी टैटू की तरह लग रहे थे। वो उसके उन जख्मों पर जैसे ही क्रीम लगाता है वैसे ही शेल्वी की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। क्रिस्टोफर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसके चेहरे को घूर कर देखता है, फिर क्रीम लगाते हुए कहा, यह मुझसे उलझने का अंजाम था। आई थिंक तुम अब अच्छे से समझ गई हो कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। मैं एक आग हूँ, अगर मुझसे उलझोगी तो जल जाओगी। तो दोबारा मुझसे उलझने की या मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो अंजाम तो तुम्हें पता चल ही चुका है। क्रिस्टोफर उठकर क्लोजेट रूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में तैयार होकर आता है और शेल्वी की देखते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वही शेल्वी अभी भी वैसे ही बैठी थी। वह बिल्कुल मूर्ति के जैसे एक तक सीलिंग को घूरे जा रही थी, जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो। अब उसकी आंख से आंसू निकलना भी बंद हो चुके थे। शेल्वी को अब खुद से नफरत हो रही थी। उसने अपने शरीर को देखा जो नीले और लाल निशान से बिल्कुल भरा हुआ था, जिन्हें देखकर उसे अपने शरीर से घिन हो रही थी। शेल्वी अपने मन ही मन सोचती है कि एक तरफ यह इंसान अपने बच्चे को पाने के लिए हर हद तक गुजरने को तैयार है, वही आज उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके ऐसा करने से उसके बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है। जो इंसान गुस्से में अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचता उसे भी चोट पहुंचा सकता है। भला ऐसे इंसान को अपना बच्चा कैसे दे सकती है। शेल्वी अपने आप से ही वादा करते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कितनी ही तकलीफ क्यों न उठानी पड़े, पर वह अपने बच्चे को ऐसे इंसान के हाथों में कभी नहीं जाने देगी। क्रिस्टोफर घर से निकलकर सीधे अपने मार्टिन विला में जाता है, जहां पर ऑस्टिन क्रिस्टोफर का भाई रहता है। मार्टिन विला के अंदर आकर क्रिस्टोफर वहां पर काम करने वाली सबसे पुरानी मेड एना से ऑस्टिन के बारे में पूछता है। एना उसे बताती है कि ऑस्टिन अभी अपने कमरे में है। क्रिस्टोफर सीधे ऑस्टिन से मिलने उसे कमरे में चला जाता है। ऑस्टिन इस वक्त लाउड म्यूजिक में डांस कर रहा था। क्रिस्टोफर जब उसे डांस करते हुए देखता है तो वह जाकर म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देता है, जिससे ऑस्टिन नाचना बंद कर देता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे सामने ही क्रिस्टोफर दिखाई दे जाता है और वह दौड़ते हुए क्रिस्टोफर का नाम लेकर उसके गले लग जाता है और उससे शिकायत करते हुए कहता है, भाई आप ही समय पर मुझसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, आपके लिए तो मुझसे बढ़कर आपका काम है। क्रिस्टोफर जिसके जवाब में कहता है कि मैं काम जरूर कर रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रखी है जो कॉलेज में तुमने किया है। तुमने कॉलेज में उस लड़के को क्यों मारा? क्रिस्टोफर की बात सुनकर ऑस्टिन थोड़ा सा शक पका जाता है और कहता है, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बस वो लड़का थोड़ा सा उलझ रहा था तो मैंने उसे समझाया है, मैंने उसे मारा नहीं है। क्रिस्टोफर ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, इस तरह से समझाया है कि वह हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। जिस पर ऑस्टिन अपना सिर झुकाकर धीरे से कहता है, भाई मैं उसे समझा ही रहा था, पर वही मुझसे जानबूझकर उलझ रहा था। इस पर क्रिस्टोफर थोड़ा गुस्से से, इसलिए तुमने उसके दोनों पैरों को तोड़ दिया, मैं तुम्हें वहां पढ़ने भेजता हूँ, लड़ाई झगड़ा करने नहीं। क्रिस्टोफर हल्के गुस्से के साथ कहता है, यह मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ तुम्हें ऑस्टिन, अगर अगली बार ऐसी तुम्हारी कंप्लेन आई तो मैं तुम्हें कंपनी में ज्वाइन करवा दूंगा। वैसे भी वहाँ बहुत काम है और तुम फ्री बहुत हो।
क्रिस्टोफर की बात सुनकर ऑस्टिन लगभग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करिएगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी और मैं पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करूँगा। मुझे कंपनी ज्वाइन नहीं करना है। क्रिस्टोफर उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारे लिए यही सही होगा। ऑस्टिन धीरे से गहरी सांस छोड़ते हुए अपना मुंह बनाकर कहता है, बच गया, आज तो नहीं तो भाई अपनी वह बोरिंग कंपनी ज्वाइन करवा कर ही मानते। और चोर नजरों से क्रिस्टोफर को देखने लगता है। वही क्रिस्टोफर उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। उसके बनते बिगड़ते फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर वह ना में सिर हिलाते हुए मन में कहता है, ये कभी नहीं सुधरेगा। और क्रिस्टोफर उसको डांटने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। क्रिस्टोफर फिर उसे अपनी कड़क आवाज में कहता है, अगर अब तुम्हारा ये कूदना हो गया हो तो चलो नीचे चलकर डिनर कर लो। जिसके जवाब में ऑस्टिन तुरंत ही क्रिस्टोफर का हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जी भाई जल्दी चलिए, मुझे भी भूख लगी है। क्रिस्टोफर थोड़ी देर के लिए उसे घूरता है और फिर उससे अपना हाथ छुड़ाकर नीचे की ओर चल देता है। ऑस्टिन भी उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ते हुए कहता है, अरे भाई मुझे भी रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। क्रिस्टोफर सीधे आकर डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और ऑस्टिन भी दौड़कर आया और उसके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर में एना उन दोनों को खाना परोस देती है। थोड़ी देर में वह दोनों खाना खा लेते हैं और फिर क्रिस्टोफर ऑस्टिन से कुछ जरूरी बात करता है। फिर थोड़ी देर और मार्टिन मिला में रुकता है और फिर वहां से निकल जाता है। क्रिस्टोफर सीधे आकर डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और ऑस्टिन भी दौड़कर आया और उसके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर में एना उन दोनों को खाना परोस देती है। थोड़ी देर में वह दोनों खाना खा लेते हैं और फिर क्रिस्टोफर ऑस्टिन से कुछ जरूरी बात करता है। फिर थोड़ी देर और मार्टिन मिला में रुकता है और फिर वहां से निकल जाता है। बात करें ऑस्टिन की तो वह एक खुश मिजाज लड़का है। हमेशा अपने आसपास लोगों को अपनी मस्ती से हंसाता रहता है। वह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, पर अगर कोई उलझने की कोशिश करता था तो वह उसे छोड़ता भी नहीं था। उसके कॉलेज में ही एक लड़का था जो उसके ही टीम का एक मेंबर था। वह हमेशा उससे जलता था क्योंकि ऑस्टिन अपने टीम का कैप्टन था और उससे कहीं ज्यादा बेहतर खेलता था। वह लड़का भी काफी अच्छा खेलता था पर वह ऑस्टिन से बेहतर नहीं था। वह हमेशा ही ऑस्टिन के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहता था, पर उस दिन उससे कुछ नहीं कहता था, हमेशा उसे इग्नोर कर देता था। लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। उसने ऑस्टिन की मां को लेकर कोई कमेंट किया था जिसे सुनकर ऑस्टिन को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे इतना मारा कि वह हॉस्पिटल में भर्ती होने के लायक हो गया था कहीं ना कहीं। और ऑस्टिन भी क्रिस्टोफर की तरह अपनी मां से नफरत करता था और यह बात वह लड़का अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि वह उसके बचपन का साथी था। बचपन से ही दोनों साथ में एक ही स्कूल में और एक ही कॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए वह ऑस्टिन के बारे में लगभग सब जानता था। इसलिए उसने उसकी मां पर कमेंट किया जो ऑस्टिन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। गुस्से में आकर ऑस्टिन ने उसे कुछ ज्यादा ही मार दिया, जिसके कारण उसे अपनी टीम से एक हफ्ते के लिए रस्टिकेट भी कर दिया गया था। अरे आपको ये बताना तो भूल ही गई कि हमारे ऑस्टिन जूनियर बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। ऑस्टिन ने बहुत सारी अंडर जूनियर टूर्नामेंट जीता है और वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है और अपनी टीम के कैप्टन है। बैक ऑन द स्टोरी। क्रिस्टोफर वापस जब आता है तो रात के करीब 2 o'clock बज चुके थे। शेल्वी भी अब तक सो चुकी थी। क्रिस्टोफर आकर सीधे क्लोजेट रूम में चला जाता है और कपड़े बदलकर सिर्फ लोब में आकर बेड में लेट जाता है। शेल्वी की ओर देखते हुए क्रिस्टोफर एक खतरनाक एविल स्माइल करता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर उसके चेहरे से ये लग रहा था जैसे वह कुछ बहुत बुरा सोच रहा है। फिर वह शेल्वी को अपनी तरफ खींचता है और उसके कमर में हाथ डालकर सो जाता है। वही शेल्वी गहरी नींद में सो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब क्रिस्टोफर आया और उसे अपनी तरफ खींचकर सो गया। उसके साथ बीते दिनों में इतना कुछ हो गया था कि वह ठीक से सो भी नहीं पाई थी, इसीलिए उसे पता भी नहीं चला कि क्रिस्टोफर ने कब उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में जकड़ कर सो गया। उसे ये भी खबर नहीं थी कि क्रिस्टोफर के दिमाग में उसके लिए क्या खतरनाक प्लानिंग चल रही है। बेचारी क्रिस्टोफर के इरादों से अनजान वह तो सुकून से सो रही थी। सुबह करीब 6 o'clock बजे शेल्वी की जब आंख खुलती है तो उसे अपने बदन पर कुछ भारी सा महसूस होता है। वह जब उठकर देखती है तो ये क्रिस्टोफर का हाथ था।
वह उसे वहां देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है, पर जैसे ही उसे रात का सब कुछ याद आता है वह गुस्से से भर जाती है और उसके हाथ को तुरंत झटक देती है, जिसके कारण क्रिस्टोफर की भी आंख खुल जाती है और वह अपनी अध खुली आंखों से शेल्वी की तरफ देखता है और फिर उसे इग्नोर कर देता है, जैसे कि वह वहां उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करती हो, और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। क्रिस्टोफर के इस तरह के रिस्पॉन्सेस से शेल्वी का मन अपने लिए अपमान से भर जाता है। जिस इंसान ने कल रात उसके साथ रेप किया, उसके शरीर के साथ खेला, आज वह इंसान ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे कि वह उसे जानता ही ना हो, उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जैसे वहां एग्जिस्ट की ना करती हो उसके लिए। ये सब सोचकर शेल्वी का मन अंदर तक खिन्नता से भर जाता है। उसे अब अपने आप से भी नफरत होने लगती है कि उसे ऐसे इंसान के साथ 1 साल तक रहना है और उसे अपना बच्चा भी सौंपना है। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान छा जाती है। अपनी हालत को देखकर अब उसे रोना भी नहीं आ रहा था, पर वह अपने मन में पक्का इरादा कर देती है कि वह अपने बच्चे को ऐसे इंसान के हाथ कभी नहीं लगने देगी। जो इंसान नहीं एक पत्थर दिल राक्षस है, वह अपने बच्चे को बहुत दूर ले जाएगी, इतना दूर कि इस इंसान की परछाई भी उसके बच्चे पर कभी नहीं पड़ेगी। वह मन ही मन खुद से ही दृढ़ संकल्प करती है। थोड़ी ही देर में क्रिस्टोफर अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाहर निकलता है। इस वक्त उसने अपने शरीर पर एक गीला सा टॉवेल बांध रखा था। उसे ऐसे देखकर शेल्वी थोड़ी देर के लिए तो हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त क्रिस्टोफर बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसका ब्रॉड चेस्ट और 8 पैक एब्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे और उन एब्स में बहता हुआ पानी बिल्कुल किसी मोती के जैसे लग रहा था। शेल्वी थोड़ी देर के लिए तो अपनी नज़र हटा ही नहीं पाती है, पर वह जल्द ही अपने सेंस में वापस आ जाती है और अपनी नज़रों को उसके ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। वही क्रिस्टोफर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर सरकास्टिक स्माइल करते हुए क्लोजेट रूम में चला जाता है। क्रिस्टोफर अपने ट्रेनिंग के कपड़े पहनकर आता है और आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को सेट करता है और शेल्वी को बिना देखे उसे इग्नोर करके सीधा रूम से बाहर चला जाता है। बाहर केविन क्रिस्टोफर का इंतजार करते हुए खड़ा था। क्रिस्टोफर उसके बगल से निकलते हुए अपनी गाड़ी की तरह चला जाता है। केविन भी उसके पीछे पीछे चल देता है और वह उसके साथ गाड़ी में बैठकर उसके साथ ट्रेनिंग सेंटर के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूम में शेल्वी थोड़ी देर तक दरवाजे को घूरती है और फिर वह अपने आप को संभालते हुए धीरे से बेड से उतरती है और धीरे कदमों के साथ बाथरूम की तरफ चल देती है। इस वक्त उससे अपने पैरों पर चला भी नहीं जा रहा था। उसकी कमर में बेहिसाब दर्द हो रहा था, उसके पैर भी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे बाथरूम में चली जाती है। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।